चलो, तो सबसे पहले एक बार 9th एंट्रेंस के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इन सारी चीजों को। क्लियर? ठीक है। तो 9th एंट्रेंस जो है, इसके पेपर का पैटर्न क्या है पहले समझो। ठीक है। 100 MCQs होते हैं। कितने? गलत बोला हूं मैं, है ना? कितने होते हैं? 85 MCQs टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? इसमें दो सेक्शन है, एक है लैंग्वेज और दूसरा है बाकी अदर, मतलब बाकी के सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज और अदर सब्जेक्ट। मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं यहां पर, ये 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जितने एमसीक्यूज होते हैं ना उतने ही नंबर का पेपर भी है। बात समझ में आ गई? यानी हर सवाल कितने नंबर के हुए? 1 मार्क्स के हो गए। तो इसलिए मैं आगे में मार्क्स ही लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। तो 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स के हैं, लैंग्वेज 25 मार्क्स के हैं। बचे कितने? तौबा करो, कितने हुए? 60 मार्क्स हुए। ठीक है, अब सुन, इस 60 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और 25 में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो अब। तो इसको वहां पर लिखा है, प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो वहां लिखा होता है सेक्शन 1 और इसमें लिखा होता है सेक्शन 2। ध्यान से सुनना, जिसको पहले से नहीं पता वो ध्यान सुनना। सेक्शन 1 25 मार्क्स के लैंग्वेज है और सेक्शन 2 60 मार्क्स है। क्लियर? देखो, कोई कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, उसकी कॉपी चेक तभी होती है जब लैंग्वेज में आप 40% स्कोर करते हैं। जिसको नहीं मालूम वो याद रखे। ठीक है, लैंग्वेज में 40% स्कोर करना जरूरी है। तो 25 का 40% कितना होता है देखो, है ना, ऐसे निकाल लोगे। 25 4 100 और इसको कैंसिल करो तो 10, यानी इस 25 में आपको 10 नंबर लाने हर हाल में जरूरी है। समझ पाए? ठीक है, अगर 9 पे अटक गए और इधर पूरा 60 के 60 ले आए, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। बस समझ में आ गई? क्लियर? तो इधर कम से कम 10 नंबर लाने जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। ये बताना जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं होता बहुत बच्चों को कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, याद रखना। ठीक है, समझ में एक बात है कि नहीं आई? तो 40% मार्क्स लाने जरूरी है, यानी कि 10 नंबर लाने जरूरी है। अब इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज है? लैंग्वेज 3 है। एक है इंग्लिश, क्या है? इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। अब इनको बराबर बराबर बांट लो। तो जैसे 8 3 24 होता है, तो कोई एक जो है 9 नंबर का है, जैसे उर्दू 9 का आ जाएगा या इंग्लिश 9 का आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, लगभग 8 नंबर के आसपास आएगा। जैसे 8 8 9 हो जाए या 8 9 8 हो जाए। ठीक है, समझ में बात है? ऑन एन एवरेज 8 नंबर के हर सब्जेक्ट से आएंगे। क्लियर? तो अब इस लैंग्वेज वाले पोर्शन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो थ्योरेटिकल होता है। क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है। तो उस थ्योरेटिकल पोर्शन को आप पहले से लेकर चल सकते हैं। वैसे लैंग्वेज तो पूरी थ्योरेटिकल है, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जो आप पहले से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे वोकैबुलरीज होती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है। ठीक है, उर्दू वगैरह के अंदर मीनिंग वगैरह होता है, वाहिद जमा मुतजाद वगैरह होता है। ठीक है, समझ में बात है? किताब से पढ़ने, किताब से, किताब में ही जो होता है वर्ड मीनिंग वगैरह होता है ना, वही सब, इधर उधर नहीं भटकना है। बस समझ में आ गई? क्लियर? तो वहीं से हिंदी में भी यही कहानी है। कहानी के अंदर से कोई सवाल आ जाएगा, या किताब एक्सरसाइज के जो में जो सवाल होते हैं, ठीक है, या ग्रामर का जो पोर्शन होता है बुक के अंदर, वहां सवाल आ जाता है। उस तरीके की चीजें अगर आपको हिंदी रीडिंग देनी आती है तो वो शुरू से अभी पढ़ते हुए चल सकते हो। ठीक है, जैसे पढ़ते रहते हैं साइंस मैथ्स वगैरह और दिमाग माउफ होने लगता है, तो निकालता आज उर्दू की कहानी पढ़ते हैं। कहानी भी पढ़ने में मजा भी आएगा अगर उर्दू पढ़ने आता हो तो। ठीक है, कहानी में मजा भी आएगा पढ़ने में, साथ साथ आपको चैप्टर भी कवर हो जाएगा और उसमें जो मीनिंग वगैरह है वो क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं? उसमें होता है वाहिद जमा मुतजाद। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं? गौर करने की बातें, समझ में बात है? उन सब चीजों को अभी से देखते हुए चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जो आपकी किताब में है। क्लियर? किताब का नाम तो मालूम है, उर्दू कौन सी है?
अपनी जबान है 8वीं क्लास की, और हिंदी जो है वसंत भाग 3 है शायद, ठीक है, 8वीं क्लास में जो चलती है एनसीईआरटी की बुक वो है। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन आता है, समझ में बात है, क्या आता है, ग्रामर पोर्शन आता है जो 8वीं क्लास के अब ग्रामर पढ़ रहे हैं वहां से ये सवाल आते हैं। समझ गए इधर वाला हिस्सा। अब अदर सेक्शन में आओ, सेक्शन 2 में, मतलब वहां 10 नंबर नहीं लाए तो इधर पूरा स्कोर करने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब मान लो कोई बच्चा इधर से 12 नंबर स्कोर कर लिया, क्लियर, तो ये 12 इंक्लूड हो जाएंगे उसके, ठीक है, 12 नंबर अगर इधर से ले आया तो 12 इधर से इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये जो 60 नंबर वाला हिस्सा था, जो 60 नंबर का हिस्सा था अदर सब्जेक्ट में, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है क्या, मैथमेटिक्स, ठीक है, फिर आएगा साइंस, और फिर आएगा सोशल स्टडीज, ठीक है, क्या आएगा, सोशल स्टडीज। अब देखो यहाँ पर इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मैथ्स में होंगे 25, साइंस में 25, और एसएसटी में 10 मार्क्स, क्लियर, एसएसटी में 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स में तीनों सब्जेक्ट है, समझ में बात है कि नहीं आई, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, ठीक है। तब इधर वाले पोर्शन को कैसे पढ़ना है, अक्लमंदी से पढ़ना है, क्योंकि इसमें चैप्टर इन दोनों के हिसाब से भी ज्यादा है, लेकिन है थ्योरेटिकल, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं, नहीं होता है ना, ठीक है। नंबर कितने आने हैं, 10, तो जाहिर सी बात है तो इनका टाइम उतना नहीं होगा जो मैथमेटिक्स का टाइम है, उतना नहीं होगा जो साइंस को पढ़ने का टाइम है। हाँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुझे वो सारे चैप्टर 22 से 23 चैप्टर जो भी हैं वो पढ़ने हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे क्लास में टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, तो जो टीचर ने टॉपिक पढ़ाया उन सारे टॉपिक को आप क्या करेंगे, एक बार घर जाके रिवाइज करेंगे, और जो मेन पॉइंट होता है, क्या होता है, फैक्ट है, हिस्ट्री वगैरह में क्या है, फैक्ट है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, या जैसे पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल वो पढ़े होगे, फंडामेंटल राइट जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है, समझ में बात है। खास करके वैसे आर्टिकल जिसका नाम आपकी किताब में आया है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, बस समझ में आ गई, ठीक है। पहले से बना बनाया हो तो और बढ़िया है, ठीक है, उसे प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब परेशान नहीं हो उस चीज के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स हो तो उनको पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स से क्या होगा फायदा, जैसे हिस्ट्री का एक चैप्टर 1.5 पन्ने में आ जाएगा, 1.5 पेज में, 1.5 पेज पढ़ना आधे घंटे या 1 घंटे में पॉसिबल है, बात समझ में आ रही है, समझ आ रही है नहीं आ रही। लेकिन हिस्ट्री का पहला चैप्टर पता चला कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, और वो 15 पन्ने में है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए जाएंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे किताब में कोई भी चीज बेकार लिखी हुई नहीं होती है, ठीक है, मेरे कहने का पर्पस वो नहीं है, बस समझ में आ गई। जो इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है वो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होंगे और वो नोट्स की फॉर्म में हो तो उसको पढ़ना है, बस समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि 10 नंबर के चक्कर में पूरा बेड़ा गर्क नहीं करना है, पता चला अपनी नैया जो है डुबो दिए, बात समझ में आ रही है, सच कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पोर्शन पे कैसे ध्यान देना, समझ में आया, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। इस चीज पे बात हुई है तो वो चीजें आपको दी जाएगी कि हिस्ट्री के इस मतलब जो ये वाला पोर्शन है उनके भी शॉर्ट नोट्स दिए जाए आपको कि टू दी पॉइंट आप उसको पढ़ें, और क्लासरूम में सर पढ़ाएंगे तो अंदाजा हो ही जाएगा कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो टू दी पॉइंट पढ़ाई जाएगी चीजें, उतनी बातें याद रखनी है, क्लियर, समझ में बात है। पूरी ग्रंथ पढ़ने जाओगे तो दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखना है कि कितने चैप्टर हैं, ये भी जहन में रखना है कि इससे 10 ही सवाल आने हैं, ठीक है। और बाकी का जो सब्जेक्ट है मैथ्स में 15 या 16 चैप्टर है, वहां से 25 सवाल आने हैं, ठीक है। दूसरा ये मैथमेटिकल है, इसमें टाइम लगता है, एक चैप्टर खत्म बैठ के प्रैक्टिस करने में 1-1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनका टाइम इनके बराबर तो नहीं हो सकता, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर। दूसरी चीज, इनका जब नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री में क्या है, जो चीजें पास्ट की है वो है तो बदल थोड़ी जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था वो डेट तभी की रहेगी, बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था वो डेट तभी की रहेगी, ठीक है। अकबर कब से कब हुकूमत किया था वो वही तभी का रहेगा, है कि नहीं, समझ में बात है कि नहीं आई। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, वही रहेगा, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था वो वही रहेगा,
ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको अगर नोट्स मिल जाए तो पढ़ना शुरू कर देना है। ये बात है भाई, ये जीके वाली सवाल है, ठीक है, क्लासरूम में तो चल रहा है, उसके साथ चलना ही है, लेकिन कोशिश क्या करना है, निपटा डालो, ये मिल गया है मुझे, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। समझ पा रहे हो? ये स्ट्रेटेजी होती है, अकलमंदी होती है। क्लियर ना, बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये वाला पोर्शन कैसे कवर करना है समझ में आया? ठीक है, क्योंकि ये बात तो तय है कि मतलब वैसे कवर करने जाओगे तो नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल का एग्जाम देते हैं, होगा ना, 8वीं क्लास वाले एग्जाम दोगे ना, ठीक है, तो उसमें यही सिलेबस होगा। तो स्कूल में जो जब ये चैप्टर आ रहा होगा, उस वक्त जब पढ़ोगे ना, उसी वक्त उस नोट्स को भी पढ़ लेना, दोनों काम हो जाएगा ना एक साथ। बस समझ में आ गई? हाँ, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ जो वन नाइट फाइट करते हो, फिर तो तुम गड़बड़ कर दोगे स्कूल वाला एग्जाम भी। बस समझ में आ गई? ठीक है, समझ में बात है, मतलब जैसे तुमको ठीक लगे, ठीक, लेकिन शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, उस पर डिपेंडेंट रहना है, वो ज्यादा बेटर है उस चीज के कंपैरिजन में कि आप लंबी लंबी थ्योरी और कहानी को देख रहे हैं। क्लियर? उससे बेड़ा गर्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये टाइम आपको सेव करके इधर लगाने हैं। क्लियर? तो ये 10 नंबर के हैं, और लेकिन मैंने इधर बताया था इन तीनों लैंग्वेज में 40% लाना जरूरी है। 10 नंबर अगर स्कोर नहीं कर पाए तो उधर कुछ भी ले आओ, जुड़ेगा नहीं। क्लियर ना? जैसे मैं कह रहा था कि एक बच्चा इधर से 12 नंबर ले आया, तो ये जो क्वालिफाइंग नेचर था वो पास कर लिया। अब मान लो इस 60 में से किसी को 55 मार्क्स आ गए। कितने आ गए? 55 मार्क्स। तो स्कोर हमारा कैसे बनेगा? 55 प्लस 12, मतलब टोटल नंबर 85 में ही देखा जाएगा, लेकिन पहले ये चीज भी देखी जाएगी कि आपको कि 40% मार्क्स हैं आपके पास या नहीं है। आपके पास 40% मार्क्स हैं या नहीं है? समझ पाए मेरी बात? तो 40% जब स्कोर करोगे तो ऐसा नहीं कि वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ पासिंग नेचर का, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस 25 में भी जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना बढ़िया है। अगर मान लो कोई 25 में अगर 20 ले आता है, उसके लिए ज्यादा अच्छी बात है कि ये 20 भी तो इसमें आके जुड़ेगा। बात समझ रहे हो? वो कितना हो जाएगा फिर? 75 हो जाएगा। ये तो मिनिमम कंडीशन है कि 10 नंबर से कम लाए, आपकी कोई गुंजाइश नहीं है वहां पे। समझ पाए? ठीक है, लेकिन नंबर क्वालिफाइंग नेचर से जब ऊपर ले जाओगे तो वो नंबर भी इस नंबर में जुड़ते हैं, टोटल रिजल्ट 85 में ही होता है। क्लियर? ये तो सिर्फ कंडीशन है, इस बच्चे को सिलेक्ट करना है नहीं करना, ठीक है, पहले ही छांट दो। समझ पा रहे हो? ठीक है, और ऐसा हुआ है, एक बच्चे सिर्फ 10 नंबर लाया था, अटक गया वो, मतलब छटने से, बिल्कुल एग्जैक्टली 10 नंबर थे उसके। समझ में बात है? तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है, समझे? क्योंकि यहीं बेड़ा गर्क कर दोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे? अब देखो, अब यहाँ पर तरीका ये होगा कि जैसे मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, और ये होता है मैथमेटिकल जो है, उसमें क्या होता है, कैलकुलेशंस होते हैं, और इसको प्रैक्टिस में क्या लगता है, टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। तो ये याद रखना कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बिल्कुल शुरू से बिल्कुल ईमानदारी से, अपनी शिद्दत से पढ़ना होगा। क्लियर? और अपनी ईमानदारी से। ये पता चला कि मैं कोई शीट दिया या किसी टीचर ने कोई शीट दिया, होमवर्क दिया, और उसको जाके छाप के ले आए, ये स्कूल वाला असाइनमेंट नहीं है कि नहीं जमा करेंगे तो 15 नंबर नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो इसलिए दिया गया है कि आप अपने आप को जज कीजिए, आपसे बनता है या नहीं बनता है। या कोई सवाल मैंने कहा कि ये वाला सवाल जाके लगाना, उसको जाके ईमानदारी से लगाना है। आपस में डिस्कशन करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन उससे आप सीखे हो तब फायदेमंद है। सीखे हो तब फायदेमंद। जिस तरीके से टीचर से कोई डाउट पूछता है, हो सकता है घर में किसी के मम्मी या पापा, बड़े भाई बहन वगैरह हो, उनसे भी डाउट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन वो डाउट पूछते वक्त आपने उसको सीखा हो, ये नहीं कि उसने कहा और आपने लिख लिया और आपके दिमाग में कुछ नहीं आया है, वैसे डिस्कशन बेकार है। बात समझ में आ रही है? वैसे डिस्कशन क्या है? बेकार है। वैसी गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि फाइनली आपको ही एग्जाम देना है, आपके टीचर, कोई बड़ा भाई या बहन या मम्मी या पापा जाकर एग्जाम नहीं देंगे। समझ में आ रही बात है? इसलिए कोशिश करो क्या,
खुद करना है, खुद सीखना है, ठीक है। हो सकता है उसमें बहुत सारी मुश्किलात आए, बात समझ में आ रही है? क्या है? बहुत सारे मुश्किलात आए, तो उस मुश्किलात को भी क्या करना है, झेलने का कोशिश करना है ना। क्या करना है कि उसको झेलना है उससे, और झेलते हुए निकलना भी नहीं, खाली झेल रहे हैं, चल रही गाड़ी जैसे चल रही है वैसा नहीं, ठीक है। मतलब उसको फेस करना है, मेरे कहने का मतलब ये है, समझ पाए? तो ये मैथमेटिक्स एक दिन में कभी नहीं होगा, शुरुआत से चलो, और जो भी डाउट हो अपने टीचर से जरूर पूछो। बस समझ में आ गई है? कोई पोर्शन अगर वीक है आपका, उससे वो बात शेयर करो कि मैं इस तरीके से हूँ और ये मेरी ये वाला पोर्शन कमजोर है, इसको कैसे सही कर सकते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं सही नहीं होगा, ठीक है, और करेंगे नहीं तो भी सही नहीं होगा। तो मतलब अपने डाउट को पूछने भी हैं और उस पर सही करने के लिए उसको अमल भी करना है उस पर, ठीक है, समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? तो साइंस में जो है यहाँ पर तो 3 पार्ट है, वैसे 8वीं क्लास में देखोगे बुक के हिसाब से तो सिर्फ एक ही बुक है साइंस की, लेकिन अगर फर्दर उसके अंदर जाओगे तो 3 पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। समझ में बात है कि नहीं है? तो ये 25 है, तो यहाँ भी 3 हिस्से में बांट दो लगभग, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, क्लियर ना? तो 24 क्वेश्चन इधर से आएंगे, तो अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग अपना अपना पोर्शन वो पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे साइंस जो है कोई एक टीचर नहीं पढ़ाएगा, तो फिजिक्स वाले अलग, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले पोर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ पाए? ऐसे मैथ्स में भी। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। तरीका क्या रखोगे? सबसे पहली चीज, आपको अगर कोई किताब खुद से पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक हो तो एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या कहा? एनसीईआरटी की बुक नहीं हो तो खरीद लो, ठीक है। पता चला कोई ऐसे स्कूल से जहां एनसीईआरटी नहीं चलती है, तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, क्लियर। पुराने एडिशन वाली हो तो अच्छा है, नहीं हो तो जो नई वाली है वो खरीद लो। जो चैप्टर उसमें नहीं है, डिलीट हो गए हैं, सिर्फ उसका जीरोक्स करा लो, पूरी नहीं करवानी पड़ेगी। बस समझ में आ गई? नई वाली किताब खरीद लो अगर मार्केट में वो है तुम्हारे पास या है पहले से। जो चैप्टर डिलीटेड है उनका जीरोक्स करा लो, पीडीएफ उसकी इंटरनेट पे मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। वहां भी नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। बस समझ में आ गई है? या आसिफ भाई वगैरह जो बाहर रहते हैं उनको बोलना, वो भी दे देंगे, ठीक है, कि ग्रुप पे भेज दीजिए, तो वो मिल जाएगा, वो परेशान नहीं हो, ठीक है। लेकिन गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा, खुद ब खुद चैप्टर का नाम डालोगे ना तो मिल जाएगा। तो उनको एक साथ प्रिंट करा के रख लो, क्योंकि जो चैप्टर डिलीट हो गए ना सवाल उससे भी आते हैं। तो मैंने क्या कहा, किताब की अगर रीडिंग देनी है तो वो कौन सी है? एनसीईआरटी। दूसरा, क्लास में जो भी पढ़ाया जाए उसको डेली का डेली जाकर रिवीजन करो, आपके पास बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतना अब टाइम नहीं बचा है कि आप जो है ये सोचेंगे कि हम अभी छोड़ देते हैं और ये मेरा वो वाला फला वाला एग्जाम हो जाए और फला नानी के घर से मैं आ जाऊं उसके बाद शुरू करूंगा, ठीक है। बस समझ में आ गई? उसको साइड रखना है कि पहले मैं ये कर लूँ फिर उधर चला जाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, क्लियर। खास करके मैथमेटिक्स में तो कतई बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, वैसे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगना चाहिए, बैकलॉग लगना ही खराब चीज है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा बाद में, क्लियर। कोशिश करना है मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, और प्रैक्टिस ईमानदारी से करने की, सीख करके, क्योंकि फाइनली पेपर किसको फेस करना है? तुमको। बस समझ में आई? ठीक है, तो सीख के नहीं जाओगे ना तो क्वेश्चन में अगर बदलाव आ जाएगा तो तुम यही कहोगे वो सर ने पढ़ाया नहीं, ये वाली बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ से तो सोच नहीं रहे हो, क्लियर। तो क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो आपको तरीका बताया जाता है कैसे कौन सा सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन फाइनली जो एग्जाम में प्रॉब्लम आया है उस पर उसको अप्लाई तुम्ही को करना है ना। बस समझ आ रही है? तो वो कब अप्लाई कर पाओगे? जब उसको अप्लाई करने की आदत रहेगी तब ना, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको अप्लाई करने की आदत रहेगी तब ना। तो वो कब होगा अप्लाई, कब कर पाओगे? जब अपनी ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आके डिस्कस करोगे। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये बहुत जरूरी है, समझ पाए? तब समझ में आ गया होगा, और सब भली भांति अच्छी तरीके से जानते भी होंगे किसका कौन सा क्वेश्चन कमजोर है, ठीक है। किसी के इधर सांप सूंघ गए होंगे कि अच्छा 10 लाने जरूरी है। बात समझ में आ रही है? क्लियर। अच्छा, ये जो 10 ले आए उससे भी काम नहीं चलेगा, ये ओवरऑल में भी जाके जुड़ जाता है, ठीक है। कम स्कोर किए खाली 10 तो भी दिक्कत है कि भाई 25 में खाली 10 लाना तो बेकार बात है, कम से कम 20-20 के आसपास लाओ, उसका फायदा होगा। जिसका ये पोर्शन बहुत अच्छा होता है ना, इधर मैथमेटिक्स भी है,
एक आध 2 नंबर से जो मैथमेटिक्स में गलतियां हो जाती है वो कंपनसेट कर देता है, जिसका ये पोर्शन अच्छा होता है। बस समझ मारिए। तो इसलिए लैंग्वेज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और मैंने कहा लैंग्वेज में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो अभी से आप तैयार कर सकते हैं, जैसे वर्ड मीनिंग वगैरह आते हैं, जिसको तुम लोग मुतरादिफ वगैरह कहते हो, ठीक है। मुतजाद आते हैं, वो सब चीजें क्या है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो वही वही करना है। समझ में बात है कि नहीं है? ये सब चीजें अभी से पढ़ते रहिए। क्लियर? समझ में बात है। कुछ पोर्शन ऐसे होते, मैंने क्या कहा, वो बच्चा खुद से हमेशा कर सकता है, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर नंबर याद रखने हैं, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया जाएगा, लेकिन 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको पहले से याद हो तो क्या दिक्कत है, 1 से 20 तक के क्यूब आपको पहले से याद हो तो क्या दिक्कत है। इस तरीके की चीजें कर लेनी है, ठीक है। एटलीस्ट जब टीचर वो करा दे तब उसके साथ तो चलना ही है। समझ पाए? प्रैक्टिस कहां से करनी है? 20-25 किताब खरीद के ले आना है मार्केट से? नहीं है ना? अच्छी बात है, ठीक है। देखो, क्वेश्चंस की लिमिटेशंस नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। एनसीईआरटी बुक लगाइए, ठीक है, क्लास नोट्स पढ़िए, साथ में पीवाईक्यू लगाइए। इनके अलावा कोचिंग से ही जो मटेरियल दिया जाता है उसी से कीजिए, फालतू खरीद वरीद के मत लाइए, ठीक है। समझ में बात है? हो सकता हो तुम्हारे साथ और भी लोग होंगे, उनके पास भी नई नई किताबें दिखेंगी, उससे तुम जो है रास्ते से भटकोगे, इसलिए मैं पहले दिन बता रहा हूँ। बस समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पीवाईक्यू जो यहाँ टेस्ट पेपर होगा उतना ही कर लो, उतना ही नहीं कर पाओगे। बस समझ में आ गई? और यहाँ से जो मॉड्यूल दिया जाएगा उसको करो। बस समझ में आ गई? क्योंकि जो तुम मार्केट से खरीद के लाने वाले हो ना, उसमें भी वही सारी चीजें होंगी, ठीक है। और दिमाग अलग खराब करोगे कि ये वाली बुक बना लिया हूँ, ये वाला बचा हुआ है, वो लगा लिया, वो तीसरा बचा हुआ है, ठीक है। वैसी गलती नहीं करनी है। बस समझ में आ गई? तो टीचर जैसे जैसे असिस्ट करे वैसे ही चलना है, ठीक है। मॉड्यूल जो मिलता है उसमें प्रैक्टिस के लिए ठीक ठाक सवाल होते हैं, ठीक है। और साथ में जो टेस्ट पेपर होगा, हर टेस्ट के बाद तो आपके पास 85 क्वेश्चन होंगे सब सब्जेक्ट का मिला करके। क्लियर? तो उन सब्जेक्टों पर भी ध्यान देना है। समझ पाए? ठीक है। एक और आखिरी बात, फिर उसके बाद हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। कि जो टेस्ट पेपर देते हो, ठीक है, ये अपने आप से वादा कर लो कि मुझे ना किसी को बताने हैं ना पूछने हैं टेस्ट में, दोनों बातें। क्यों? वो टेस्ट पेपर आपके एनालिसिस के लिए है, ठीक है। उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, उससे अपने आप को जज करना में मदद मिलेगी आपको कि आप कितना पीछे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। एक तो क्या कहा मैंने पहले से ही कि मैं तैयार करके जितना आया हूँ उसी के हिसाब से करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि मम्मी और पापा के डांट पड़ेंगे इसलिए जो है 2-4 जो है पड़ोसियों की मदद ले ली जाए, उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर तुम टॉप कर गए, क्या फायदा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज्यादा झटका लगेगा तुमको। समझ में बात है? तो क्या होना है, बिल्कुल ईमानदार। टेस्ट पेपर देते वक्त कोई एग्जामिनर रहे क्लास में नहीं रहे, वैसे तो रहेगा ही कोई ना कोई, कॉपी छीन भी ली जाएगी, ठीक है ना। हाँ, चीटर भी लिख दिया जाएगा और घर भेज भी दिया जाएगा, ठीक है। आपके घर भी फोन चला जाएगा, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से क्या होना चाहिए कि हमको वो करने नहीं भाई, उससे क्या होने वाला है। समझ में बात है? एक चीज, सबसे पहली चीज, चीटिंग वाले काम तो बिल्कुल नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि वो पेपर जो लिया जा रहा है आपके ही इंप्रूवमेंट के लिए लिया जा रहा है, कि आप अपने आप को जज कर पाओ ये जो पूरे 1 हफ्ता पढ़े उसमें तुम्हारे क्या अंजाम है। बस समझ में आ गई? ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वैसे ही अंजाम, बुरा वाला अंजाम ना रहे आगे, ठीक है, तो उसको सुधारोगे। और जिसका अंजाम अच्छा था वो चाहेगा कि वो अंजाम और अच्छा हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक चीज क्या, बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, उसी टेस्ट पेपर से रिलेटेड कि जब भी आप टेस्ट पेपर दें, आपके जहन में हमेशा ये होना चाहिए कि ये वाला जो पेपर है ना, यही 9th एंट्रेंस का पेपर है एमयू का, अगर मैं इसमें अच्छा नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। वो जो पेपर देने जा रहे हो उसको उतनी ही शिद्दत से देना है जितना कि उस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। ये नहीं कि इसमें 5 चैप्टर आ रहे हैं ना,
ये बायोलॉजी वाला मैं 2 तैयार कर लेता हूँ, 2 फिजिक्स का तैयार कर लेता हूँ, मैथ्स वाला चैप्टर बहुत टफ है, ये एसएसटी तैयार कर लेता हूँ, मेरा जो है 85 में 70 नंबर का तैयार है, 60-65 आ जाएगा। ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में चलते हैं, चलते कि नहीं चलते? बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? ये ही तुम्हें ले डूबता है। ठीक है, तुम्हारे ध्यान में क्या होना चाहिए कि इस वाले टेस्ट में ये सब चैप्टर आ रहे हैं, ये मैं अगर तैयार अभी नहीं किया तो अगले टेस्ट में ये तो रहेगा ही, बाकी और भी जुड़ जाएगा, वो तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जिस टेस्ट में जो सिलेबस है कोशिश क्या कीजिए उस हफ्ते आपको वहां तक कवर करने हैं। ठीक है, समझ में बातें? भले ही मोबाइल पे 2 घंटे कम गेम खेल लेना, बात समझ में आई? लेकिन वो बहुत बुरी लत होती है, सही बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में बातें? तो वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो। ठीक है, समझ में आई बातें? 2 चीज मैं बताऊं टेस्ट पेपर से रिगार्डिंग, क्या? एक तो बिल्कुल ईमानदारी से देना है, दूसरा उस टेस्ट पेपर को ये समझ के देना है कि एंट्रेंस का पेपर है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक। और जो बहुत बच्चा ऊपर हो, कोशिश करना है क्या, उसको पछाड़ सके कॉपी चुरा करके, है ना? कैसे? पढ़ के, है ना? वो दुश्मनी होती है, वो खराब चीज है। बात समझ में आई? कैसे पीछे करना है कि मुझे पढ़ना है और उसको पीछे करना है, इस चक्कर में तुम पढ़ना सीख जाओगे। बात समझ में आई? इस चक्कर में पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, हो सकता है 1 टेस्ट में नहीं कर पाए, 2 में नहीं कर पाए, 5वें 6ठे में जाके कर लो, जरूरी नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ अगले टेस्ट में कर लोगे। इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। एक तो ये कि उसको पीछे करना है, दूसरा आपका खुद का जो रिजल्ट पिछले टेस्ट में था उससे आगे बढ़े हो कि नहीं, ये चौथी बात है। क्या? तीसरा तो हो गया, ठीक है, कि जो ऊपर वाला है उसको पछाड़ने की कोशिश करना है। चौथी बात कि खुद जो अपना स्कोर था पिछले टेस्ट में, फला सब्जेक्ट में मुझे 30 में जो है 22 आ गए थे, 19 पे तो नहीं चले गए हो तुम। ठीक है, वो 22 से 23 या 24 हुआ कि नहीं हुआ, चाहे +1 का क्यों नहीं हो, लेकिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब कोई ये ना बोले जिसका 30 आए वो क्या करेगा, उसको 30 पे ही रहना। मैथ्स में 25 है तो 25 पे रहना है। ठीक है, खैर, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो 3-4 बातें टेस्ट पेपर से रिगार्डिंग, क्या? ईमानदारी से, इस शिद्दत से देना है कि जो सिलेबस इसमें है वो कवर कर लेना है, और यही एएमयू का एंट्रेंस पेपर है। तीसरा जो ऊपर है कोशिश करना है कि हम इतनी मेहनत करें कि उसको हम पीछे कर सकें पढ़ करके, है ना? चौथी बात, अपने भी रिजल्ट का एनालिसिस करना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो मेरा स्कोर अच्छा था वो खराब तो नहीं हो रहा। ठीक है, उससे नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना है, मोटिवेट करना है कि अपने आप को पढ़ना है, उल्टा रिएक्शन मत लेना, वो खतरनाक हो जाएगा। समझ में आ रही है? मोटिवेशन लेना है कि ये चीजें मेरी गड़बड़ हो रही है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये रास्ता जो है टूट फूट रहा है, उसको उसकी मरम्मत कर ली जाए। समझ में आ रही है? इस पर्पज से कह रहा हूं मैं। कोई डाउट यहाँ तक? किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होती है, वो सब्जेक्ट टीचर से जाकर अपना सवाल पूछिए, भले ही झापड़ लगे, डांट लगे, कुछ भी लगे। अभी कौन सी इज्जत है हमारी? नहीं पढ़ने के बाद वैसे भी इज्जत ना होने वाली। बस समझ रही है, ऐसी ही दुनिया है, समझ पा रहे हो? ठीक है, इसलिए अपने आप को, हाँ, आगे बढ़े क्या? तो चलो, तो मैं जो है आज जो पढ़ाने वाला हूं वो है फिजिक्स। फिजिक्स के 7 चैप्टर हैं। फिजिक्स के कितने चैप्टर हैं? 7 है। तो शुरुआत में करूंगा, कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का भी पढ़ाऊंगा, वो बाद में की बात है, पहले मैं फिजिक्स का पार्ट लिख दूं, है ना? तो फिजिक्स यानी साइंस वाले हिस्से में आएगा, है ना? ठीक है, साइंस में 8 चैप्टर हैं। ठीक है, मैं नाम बोल दे रहा हूं, ऐसे ही लिखूंगा, क्या? फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, सम नेचुरल फिनोमेना, और एक चैप्टर जो डिलीट हो गया था, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम।
ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीट हो गए, उससे आए हैं सवाल। हालांकि स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से सवाल नहीं आए, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन केमिस्ट्री का वो चैप्टर जो डिलीट हो गया था उससे सवाल आए, ठीक है। चूंकि उधर ऐसा हो चुका है तो वैसी घटना इधर ना घटे, इसलिए हम एहतियातन पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उस चैप्टर को सबसे आखिर में पढ़ेंगे, बस समझ मारिए, कहाँ पढ़ेंगे, सबसे आखिर में। ये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम हम अभी बर्बाद करते हैं, पता चला एंड में एक भी सवाल नहीं आया, ज्यादा दुख होगा। इसलिए पहले कौन सा पोर्शन कवर करेंगे, कि जो अभी नई एनसीईआरटी में चैप्टर प्रेजेंट है, पहले उनको कवर कर देंगे। जब वो कवर हो जाएगा फिर एक बार टू दी लाइन एनसीईआरटी की पढ़ लेंगे, कौन सा चैप्टर जो डिलीट हो गया है, क्लियर, ताकि एहतियातन अगर सवाल आ जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, हम पढ़ के गए थे, नहीं आया तो कोई मलाल नहीं है, समझ गए। तो चैप्टर जो है वो जरूरी नहीं कि मैं प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ाऊं, वो 7 चैप्टर क्या क्या है हमें बता दिया ना फिजिक्स के, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, सम नेचुरल फिनोमेना, केमिकल इफेक्ट, लाइट और स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। बाकी ऐसी बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो बायोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे। तो मैं जो आज शुरू करने वाला हूं वो है साउंड, ठीक है। पहला चैप्टर क्या हमारे पास, साउंड। हो सकता है एनसीईआरटी में पहला ये ना हो फिजिक्स का, ठीक है, लेकिन मैं जो 7 बोला वो 7 पढ़ाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं हो। चलो सबसे पहले क्या लिखो, साउंड। अब यहां से नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर देना, क्लियर। और मैंने क्या कहा, नोट्स के अलावा कोई चीज पढ़नी है तो वो क्या है, एनसीईआरटी बुक। प्रैक्टिस कहां से करनी है, पीवाईक्यू, जो टेस्ट पेपर वगैरह होगा वो, और जो सवाल तुमको दिए जाएंगे डीपीपी की फॉर्म में या मॉड्यूल की फॉर्म में, वहां से, क्लियर, ठीक है। लेकिन जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। जैसे जो कुछ बातें हैं होती है ना, ऐसे जो बाहर से आ जाती है एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो तुम्हारी क्लास नोट्स में मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बाकी की बाहर से जो फालतू की किताबें वो खरीदने से मना किया हूँ, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। बस समझ में आ रही है, कोई डाउट यहाँ तक। तो पहला चैप्टर हमारे पास क्या, साउंड। तो साउंड क्या होता है, देखो साउंड जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सुनते भी रहो, सुनते रहो। साउंड क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। ये क्या करता है, हमारे कानों को सेंसेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सेंसेशन जानते हो, ठीक है। मतलब जैसे बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो उस चेंजेस की इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी को कुछ ऑर्गेन है जो देते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन। तो उसकी जो ये कैपेसिटी है या कह लो खूबी है सेंस करने की, ठीक है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, सेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन चीजों को क्या कर पाता है, सेंस कर पाता है, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं है। जैसे गर्म है या ठंडा है, आपकी स्किन आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। कोई चीज कड़वा है, तीखा है, कैसा है टेस्ट में, वो टंग देता है, ठीक है। कोई आपको गाली दे रहा है या दुआ दे रहा है, कान बताता है। समझ में बात है कि नहीं आई, ठीक है। कोई किस तरीके का एक्सप्रेशन बनाता है जब आपसे मिलता है वो, तो ठीक है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन बताता है जो कि आप अपने आंखों से देखते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके की चीज है ना, ऐसे कोई चीज सड़ गई है, गल गई है, बहुत अच्छी स्मेल है, ये सारी बातें किससे पता चलती है, नोज से। तो ये क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट में इस तरीके के चेंजेस हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को सेंस ऑर्गन देते हैं। तो ऐसे एक सेंस ऑर्गन है कि हमारा ईयर, उसकी खूबी क्या है, ठीक है, कि कोई क्या बोल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को देता है। तो साउंड तो एक्चुअली में क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, लेकिन इसको सेंस कौन करता है, हमारा, है ना, ईयर सेंस कर पाता है, या कह लो ईयर को ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है, ज्यादा बेटर ये है। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स सेंसेशन टू आर ईयर्स, ठीक है। साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमारे ईयर को सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। समझ गए, हाथ रेस करो, किस किस को समझ में आ गया। साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमारे ईयर को सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़े, सुनो, ठीक है भाई, कि ये तो एनर्जी की फॉर्म है और सेंसेशन प्रोवाइड कराता है किसको, ईयर को, ठीक। यानी इस एनर्जी का होना जरूरी है, तभी हम हमारे ईयर जो है चीजों को सेंस कर, मतलब इस एनर्जी को सेंस कर पाएगा।
सुनो आगे आगे की बात सुनो। साउंड जो है, कई बार सवाल होता है कि ये जो साउंड है इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। सवाल क्या आता है, साउंड जो है ये प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, मन में आ रहा होगा कि ये आदमी पता नहीं थकता ही नहीं है, बोलते जा रहा है ना। तो ये जो प्रोड्यूस होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड जो है हमेशा प्रोड्यूस होता है मटेरियल या मीडियम के वाइब्रेशन से। ठीक है, पार्टिकल का क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, ठीक है। तो साउंड, क्या सवाल था कि साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए क्या पॉइंट है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। समझ पाए, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये वाइब्रेशन या ऑसिलेशन होता क्या है, किस तरीके का मोशन है। बात समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आ गई कि साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन की वजह से। अब किसी के जहन में ये भी हो सकता है ना कि ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई, ये क्या है। तो इस चीज को पहले समझते हैं। कोई डाउट यहां तक लिख चुके हो, आगे बढ़े। तो अगला हेडिंग लिखो, एक पीरियोडिक मोशन। क्या लिखो, मतलब एक टर्म लिखो पीरियोडिक मोशन, इसको हटाऊं, टर्म लिखो पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। देखो अब सुनो यहां ध्यान से, पीरियोडिक मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जिसमें पार्टिकल मोशन के दौरान अपने ही पाथ को दोहराता है, या कह लो रिपीट करता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। दोबारा सुनो, पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपने ही पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, रिपीट करता है। समझ बात है, जैसे फैन की ब्लेड रोटेट हो रही हो तो ऐसे सर्कुलर पाथ पर, तो क्या देखोगे, मान लो मिसाल के तौर पर हर 2 सेकंड में वो अपने पाथ को रिपीट कर देता है। ठीक है, तो कहेंगे वो मोशन कैसा है, पीरियोडिक है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर देखो, ये एक पार्टिकल लिया, देखो ऐसे पार्टिकल लिया, ये देखो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट, ऐसे ऐसे आगे पीछे हो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो क्या कहोगे, यहाँ जो पार्टिकल का मोशन है इसमें पार्टिकल अपने ही पाथ को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, ऐसे पेंडुलम को हैंग करते हो और ऐसे ऑसिलेट करा के छोड़ देते हो, ऐसे झूलता रहता है वो भी कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। समझ पाए, तो पीरियोडिक मोशन किसको कहेंगे, द मोशन इन विच पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। लिखते हैं, लिखो जरा जल्दी से, द मोशन in which particle repeats its own path in a fixed interval of टाइम, यानी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, अपने पाथ को रिपीट करता है। समझ पा रहे हो, इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब अपनी तरफ से देखो एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हो, क्या कहोगे, है ना, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, या मोशन ऑफ पेंडुलम ऐसे लिख लो, अभी लिखते चलो, जैसे पेंडुलम का मोशन, पार्टिकल का सर्कुलर पाथ पर मूव करना, है ना, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कुलर पाथ, हो ना। समझ पाए मेरी बात, एक एग्जांपल क्या बताया मैंने, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, दूसरा क्या बताया, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन ए सर्कुलर पाथ, जैसे फैन वगैरह का घूमना,
पंखे जो होते हैं, पसंद आ रही है? कोई डाउट? अर्थ अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है ना, वो भी पीरियोडिक मोशन है। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। साइकिल के पहिए ऐसे घूम रहे हैं, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, एक रॉड के अंदर एक बीड्स लगा हुआ है और उसको ऐसे आगे पीछे करके अगर हम मूव कराएं रॉड्स पे ऐसे, ठीक है, तो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो कोई भी मोशन जिसमें पार्टिकल अपना पाथ क्या करेगा, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करेगा, वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। अब ये उनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, वो हमेशा आपको सवाल से देखना है। ठीक है, जो एग्जाम्पल दिया गया वहां पर मोशन कैसा होगा, क्लियर? वहां पाथ को रिपीट कर रहा होगा तो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, क्लियर? अब इसी पीरियोडिक मोशन में, ठीक है, मैंने क्या कहा, इसी पीरियोडिक मोशन में एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है क्या? ऑसिलेटरी मोशन। क्या है? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशन, ये पीरियोडिक मोशन का ही क्या है? एक पार्ट है। क्या है? पीरियोडिक मोशन का ही क्या है? एक पार्ट है। कैसा पार्ट है? कि मोशन तो पीरियोडिक हो, ध्यान दो, मोशन तो पीरियोडिक हो, लेकिन उसमें पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो मोशन करके अपना पाथ कंप्लीट कर रहा हो। जैसे ये इस पे, यहाँ पे है, मान लो अभी ये यहाँ पे है, अभी ये इस पोजीशन पर है, इसको मैं कह रहा हूं जैसे, इस पोजीशन को मैं कह रहा हूं जैसे मीन पोजीशन है। कहाँ है? ये मीन पोजीशन पर है, मतलब अभी कोई डिस्टरबेंस इसके अंदर नहीं है, क्लियर? अब ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे आगे पीछे होने लगे, इसको कहते हैं, जो आगे पीछे को अंग्रेजी में बोलते हैं टू एंड फ्रो। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। तो इस तरीके का अगर मोशन करेगा तो ये मीन पोजीशन था, क्या हो गया? इधर ये इस पोजीशन तक जा पा रहा है ना, यहां तक जा पा रहा है, और इधर यहां तक जा पा रहा है, इससे आगे उधर नहीं जा पा रहा है, इधर इससे पीछे नहीं जा पा रहा। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है इसकी, है ना, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। पूरा लैंग्वेज में लिख लेना जो बच्चा लिख रहा है, ई का मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, तो क्या कहोगे? इस एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये पार्टिकल आगे पीछे होकर अपने पाथ को रिपीट कर रहा था। तो कहीं पर अगर ऐसा मोशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। जैसे फैन का सर्कुलर पाथ पर, देखो देखो देखो, सर्कुलर पाथ पर जब कोई पार्टिकल चल रहा था, जैसे मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पर ये चल रहा था, ठीक है, तो पाथ तो ये भी रिपीट कर रहा है ऐसे, पाथ तो ये भी रिपीट कर रहा है ऐसे, लेकिन ये आगे पीछे होकर नहीं कर रहा, ऐसे घूम के गया और पीछे से आ गया। बस समझ में आ गई? तो पीरियोडिक मोशन ये भी है, पीरियोडिक मोशन ये भी है। फर्क दोनों में क्या है? यहां पर आगे पीछे होकर कर रहा है, तो ये वाला जो मोशन है ना, ये मोशन क्या कहलाता है? वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहलाता है। समझ पाए? ठीक है, ठीक है। किसी को लैंग्वेज में लिखना हो तो लिखो, मैं लिखा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन लिखो। द मोशन इन विच, लिखो, द मोशन इन विच पार्टिकल repeats its own path, repeat its own path by performing to and fro motion, to and fro motion, by performing to and fro motion। समझ गए? by performing to and fro motion, ठीक है, by performing to and fro motion, तो क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या क्या लिखोगे? देखो, लिखोगे ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, लिखो पेंडुलम का ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, ये जो ऐसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम होता है ना, यहाँ फिक्स होता है, ऐसे आगे पीछे इस पे घूम रहा होता है। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, वो देखो सीसॉ, देखिए एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर, ये ऊपर जाता है, फिर ये वो दबाता है तो ये ऊपर जाता है, तो ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। इस बच्चे को गौर करो, ऊपर नीचे जा रहा है, समझ पाइए? ऐसे इधर वाले बच्चे को देखो, ये यहाँ से था, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ऐसे ही तो हो रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्लियर? दोनों बच्चों के साथ मत देखो,
एक बच्चे को देखो तब समझ में आएगा, ये यहाँ था, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये भी अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। बस समझ में आई? बस समझ में आ गई? तो वो भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। समझ पाए? हाँ या ना? आ गया? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसके अंदर जो मोशन होता है इसी तरीके का ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन होता है। समझ पाए? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? पक्का ना? सुनो और आगे सुनो। तो ये देखो जब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है तो इसकी एक लिमिट होती है कि जब इधर उधर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो जा पाता है। यहां पर उसके पास कोई डिस्टरबेंस नहीं था। जब ऑसिलेशन क्रिएट वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है तो ये आगे पीछे ऐसे मोशन करेगा। जब इस तरीके का मोशन करेगा, देखो 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 ऐसे, जैसे मान लो ये यहां से चला था, यहां गया, फिर ऐसे लौट कर आया यहां पर, और फिर वापस से इधर गया, और फिर लौट कर ऐसे आया, है ना? ऐसे ही हो रहा है ना? ऐसे ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही पाथ बन रहा है। सुनो, ऐसे ही पाथ बन रहा है। सुनो इधर, तो ये इधर उधर जिस दूरी तक जा पाता है ना, ये इधर उधर जिस दूरी तक जा पाता है, ये था मीन, है ना? इसके सामने इधर यहां तक आया और इसके सामने इधर यहां तक आया। ठीक है, तो इसको एक बार ऐसा पाथ कंप्लीट करने में, ठीक है, समझ में बातें कि नहीं आई? एक बार ऐसा पाथ कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ पाए? ठीक है, और ऐसा जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो हम उसको कहते हैं वन ऑसिलेशन या वन साइकिल। बस समझ में आ गई? दोबारा सुनो, मतलब जहां से चला था, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, जैसे मीन से चला था, इस एक्सट्रीम पे गया, वापस इस मीन पे आया, इधर गया और वापस से इधर आया। क्लियर? तो एग्जैक्टली जैसी सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में आ जाए। ठीक है, समझ में बातें कि नहीं आई? जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं। जैसे ये था मीन, ये था एक्सट्रीम, ये था एक्सट्रीम, ठीक है, ये मीन से चला था ऐसे, और यहां आ गया, यहां साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, हालांकि ये मीन पे आ गया है लेकिन साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसकी सिचुएशन इधर जाने की थी, और जब लौट के यहां पर आए तो इस वक्त इसकी सिचुएशन इधर जाने की है। बस समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक जैसी सिचुएशन में नहीं है अभी। जब ये लौट कर ऐसे पीछे से आएगा ना, तब ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। देखो, बस समझ में आ रही है? जैसे इस वक्त इसके जाने की सिचुएशन इधर है, इधर डायरेक्शन है इसकी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर से देखिए सर मीन पे तो आ गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। नहीं, मैं उस पोजीशन पे आया जरूर है लेकिन इसका मोशन वैसा ही नहीं है जैसा तुमने शुरुआत में देखा था। ठीक है, वैसा मोशन कब होगा? जब ये यहां से ये ऐसे लौट कर आएगा। समझ पाए? तो एक साइकिल कब कंप्लीट होता है कि पार्टिकल जिस तरीके की सिचुएशन में पहले था वापस से उसी पोजीशन पर उसी तरीके की मोशन की सिचुएशन में आ जाए। समझ पाए? ठीक है, तब एक साइकिल होगा। ठीक है, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो एक बात बताओ, मान लो ये पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे, है ना, ऐसे, ये सुस्त पार्टिकल है, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लग गया, तो क्या कहेंगे? टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है। क्या है? टाइम पीरियड इसका क्या है? 2 सेकंड है। ठीक है, बस समझ में आ गई? अब मैंने कहा कि ऐसे ऐसे इस तरीके से ये 20 साइकिल कंप्लीट किया, कितने? 20 साइकिल कंप्लीट किया 10 सेकंड के अंदर। ध्यान सुनना, 20 साइकिल कंप्लीट किया, हर कोई पेज पे कैलकुलेट करना, यूनिटरी मेथड है, ध्यान देना। 20 साइकिल कंप्लीट किया कितने में? 10 सेकंड के अंदर, यानी 10 सेकंड के अंदर। तो सोच के देखो कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा। मैंने कहा था पेन पेपर पे सॉल्व करना, गलती कर दी हो। 0.5 किस किस का आंसर यह है? एक बार बोलना है। 0.5 किस किस का आंसर है? चलो नीचे कर लो। 2 सेकंड वाले कौन कौन है? कोई ऐसा जिसको कुछ नहीं समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ईमानदार रहो। दूसरों के रास्ते पे थोड़ी देर पहले ये समझा रहा था ना। तुम अपने से मतलब रखो कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मैंने कहा कि 20 साइकिल कंप्लीट किया,
देखो मैं रटवाना नहीं चाह रहा कि फार्मूला बता दूं और तुम उसको रट लो, थोड़ा समझो ताकि भूल भी जाओ तो अपनी अकल लगा लेना। ठीक है, मैंने कहा कि 20 ऑसिलेशन कंप्लीट किया, कितना 20 ऑसिलेशन हुआ है, कितना 20 ऑसिलेशन, कितने टाइम में, इसको टाइम लगा है 10 सेकेंड। कितना लगा है 10 सेकेंड। मैंने कहा फाइंड टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, यही बोला ना, फाइंड टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। क्लियर, ये तो सिंपल वो आलू प्याज खरीदने जैसा सवाल है कि नहीं, कि भाई 20 ऑसिलेशन 10 सेकंड में। ठीक है, तो तुम्हें एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है ना, एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, तो इस एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है तो इसी से तो डिवाइड करोगे, याद करो लोअर क्लास की यूनिटरी मेथड है ना। तो क्या कहोगे, आंसर होगा 10/20। ठीक है, चलो अब जाहिलों की तरह सोचते हैं, बिल्कुल 20 ऑसिलेशन 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, 10 हुआ होगा, बस समझ में आ गई, 5 सेकंड में 10 हुआ होगा, ऐसे ही हो रहा होगा ना। इसका मतलब हर एक सेकंड में 2 बार ऑसिलेट कर रहा होगा, इसीलिए 10 सेकंड में 20 बार हो गया। लेकिन तुमसे सवाल तो उल्टा पूछा जा रहा है ना, कि भाई एक ऑसिलेशन का टाइम कितना, तुम कह रहे हो 2 ऑसिलेशन का टाइम 1 सेकंड, हम क्या कह रहे हैं एक ऑसिलेशन का टाइम बताओ, कहोगे एक का और आधा कर दो, 2 हिस्से में बांट दो, ये तो करोगे ना, ये तो कर रहे हो ना, टाइम को डिवाइड कर रहे हो किससे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, तो उससे क्या आ रहा है, एक साइकिल का टाइम आ रहा है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखे, लिखो जल्दी से लिखो, पहले टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखो, इसको लिख लेना, परेशान नहीं हो। टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखो, टाइम पीरियड तो क्या कहोगे, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to complete one oscillation और साइकिल, क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर ना, क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। और अभी तुमने यहां पर निकाला था टाइम पीरियड, ये आया था क्या, ऐसे निकाले थे ना, टाइम पीरियड क्या निकाले थे, 1/2 या 0.5 सेकेंड, इस सवाल के आंसर के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान दो, तो अगर यहां से तुम सोचो तो क्या किए हो, कि जितना टाइम था उस टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड किए थे, यही था ना। देखो इससे पहले मैं फॉर्मूला नहीं लिखा था ना, तुमने खुद सोचा ना कि ऐसा जवाब आएगा। ठीक है, तो यानी अब इसको हम क्या कर लें, फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी टाइम पीरियड होगा टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, समझ पाए, यानी कैपिटल टी हो जाएगा स्मॉल टी बाय एन। याद रखना, यहां पर स्मॉल टी का मतलब क्या है, कि एन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा था, समझ में आ गई। स्मॉल टी का मतलब क्या है, कि एन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा था। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, अच्छा एक कॉमन सेंस लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पर साइकिल। अब साइकिल नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा लिखा हो सकता है। ठीक है, तो टाइम की यूनिट तो सेकेंड ही रहेगी, लेकिन अगर एक्चुअली में देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल का है ना, यानी पर साइकिल का टाइम होगा। समझ पाए, कोई डाउट यहाँ तक, टाइम पीरियड समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक पढ़ कर आओगे। तो आज पहला दिन था तो मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ाया हूँ, उसमें पहले दिन क्या क्या करना है वो बातें ज्यादा बताया हूँ, है कि नहीं। ठीक है, तो उसी पे अमल करना है, यहीं से शुरुआत करूंगा, यहाँ तक पढ़ के आना। ठीक है, ठीक, थैंक यू।
वालेकुम सलाम।